Hello students, today we have to discuss about the objective questions of NCERT extract of chapter Atomic Structure। तो बेटा आज हम NCERT extract के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो बेटा आज का हमारा जो पहला क्वेश्चंस है तो उसको ध्यान से देखो। द बोहर ऑर्बिट ऑफ रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n is equal to 1 is approximately 0.530 angstrom. The radius for the first excited state n is equal to 2 orbit is in angstrom। तो बेटा उन्होंने बोला कि हमारे पास जो बोहर का ऑर्बिट है उसका हाइड्रोजन के लिए मतलब n1 के लिए हमारे पास रेडियस 0.530 angstrom है। तो हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा, तो मतलब हमें n2 के लिए पूछा उन्होंने कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो n पहले उन्होंने दिया, n कितना है हमारे पास 1, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं n इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे पास पहले इलेक्ट्रॉन n1 में था, अब उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हमारे पास n2, मतलब इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया n1 से n2 में चला गया। तो पहले पूछ रहे कि n1 में था तो हमारे पास रेडियस 0.530 एंगस्ट्रॉम था, तो अब हमारे पास जब n2 में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हमारे पास रेडियस कितना होगा। तो बेटा इसका देखो हमारे पास क्या लगाते हैं हम फॉर्मूला, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू n स्क्वायर वाई जेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना था रेडियस, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.530 एंगस्ट्रॉम। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई हमें, n2 के लिए पूछा तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बात उन्होंने हाइड्रोजन की है तो हमारे पर 1 आ जाएगा। तो 0.530 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा, आंसर इज डी आर आंसर। तो बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फॉर बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द वेव नंबर ऑफ ईच लाइन इज गिवन बाय। हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला दिया उन्होंने, बेटा वेव नंबर कितना दिया, RH 1y(n)(1) का स्क्वायर 1y(n)(2) का स्क्वायर। RH कांस्टेंट है हमारे पास, रिवर कांस्टेंट, n1 एंड n2 आर इंटीजर। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही होगी, करेक्ट होगी। तो पहले में उन्होंने बोल दिया कि वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। जब वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे द लाइंस इन द सीरीज आर कन्वर्स, ठीक है। तो बेटा देखो जब हम वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वेव नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। जो हमारे पास वेव नंबर होगा उसकी वैल्यू की होगी इंक्रीज, क्योंकि वेव नंबर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लाइंस क्या हो जाएंगी, कन्वर्स, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो हमारा वेव नंबर इंक्रीज होगा, तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, कन्वर्स हो जाएंगी। इट मीन जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो तो हमारे पास राइट स्टेटमेंट है। तो सेकंड देख सकते हैं हम, द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। तो बेटा हम बात किसकी कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज की। तो बेटा बाल्मर सीरीज के लिए हमारे पास n1 की वैल्यू कितनी होगी, n1 की वैल्यू कितनी होगी 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी 3, 4 सो ऑन। तो उन्होंने बोला कि n1 इस किसके इक्वल होता है 2 के, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास राइट स्टेटमेंट है। तो उसके बाद देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। तो बोल रहे कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो तो हमें उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन किस में होगा, n1 1 में होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होगा। हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। लेकिन बेटा बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से। तो हम हाइड्रोजन के लिए
बाल्मर सीरीज से आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें N1 लेना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, लेकिन बाल्मर सीरीज के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है 2। तो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो बेटा अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू N2 इज इक्वल टू 3। तो बेटा उन्होंने बाल्मर की बात की है, तो हमें पता है बाल्मर के लिए N1 कितना होता है 2, ठीक है, और N2 कितना होगा 3, 4, 5, 6 सोन। तो बेटा जो फर्स्ट लाइन होगी, ऑलवेज जो फर्स्ट लाइन होगी, फर्स्ट लाइन ही हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन होगी ऑलवेज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। क्लियर। तो उन्होंने बोल दिया हमें कि N3 से जो 2 तक वैल्यू जाएगी, मतलब N2 की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो N3 से 2 तक फर्स्ट लाइन बनती है और फर्स्ट लाइन ये ऑलवेज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शो करती है। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी क्या है करेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो हमारे हैं वो क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, 1, 2 एंड 4। तो बेटा देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट 1। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो हमारे पास उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी स्टेट से फर्स्ट स्टेट तक आ रहा है, मतलब N2 हमारे पास इन्फिनिटी होगी और N1 हमारे पास क्या होगा 1। रेवर कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो उन्होंने हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो बेटा हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ r z², 1/n1 का स्क्वायर, 1/n2 का स्क्वायर। तो हमारे पास वेव नंबर क्या होगा, r की वैल्यू हमें गिवन है रेवर कांस्टेंट की 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर, और N1 की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 1 का स्क्वायर, एंड N2 की वैल्यू क्या देती है इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन्फिनिटी वाली टर्म तो हो जाएगी हमारे पास 0, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा हमारे पास 0। तो हमारे पास ये वेव नंबर की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास 1/λ की वैल्यू आ गई 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो हमें उन्होंने पूछा कि वेव नंबर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वेवलेंथ को लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनवर्स, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो बेटा मीटर इनवर्स ऊपर जाकर क्या बन जाएगा मीटर, और 10⁻⁷ सी पॉजिटिव ऊपर जाकर क्या बन जाएगी नेगेटिव 1.097। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 1.097 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9115 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पॉइंट शिफ्ट करवा देंगे राइट साइड को, 1 डेसिमल 2 डेसिमल, तो यहाँ 10 की पावर में 2 माइनस हो जाएगा, 91.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 9 मीटर को क्या लिख सकते हैं हम नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास अप्रॉक्स आंसर कितना आ रहा है 91 नैनोमीटर। तो यही हमारे पास आंसर है, तो देख लो कौन सा आंसर आएगा 91 नैनोमीटर, हमारे पास सी हमारा आंसर होगा। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम N4 to N1 इन हाइड्रोजन एटम। तो हमें गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है हाइड्रोजन की एंड H की वैल्यू दे रखी है, तो पूछा हमसे क्या है फ्रीक्वेंसी। तो बेटा देखो आपने क्या करना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 3.289 इंटू 10⁻15 Z का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 3.289 इंटू 10⁻15। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 N1, तो हमें उन्होंने N4 से N1 लिखा, तो N1 की वैल्यू क्या होगी 1 और N2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4, तो हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 3.289 इंटू 10⁻15 1/1 1/16। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3.289 इंटू 10⁻15
तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेकर 15/16, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 3.289 इंटू 10⁻15 इंटू 15/16, ठीक है। तो अब 15 को 3.289 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 49.33। तो 16 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻15, यही हमारे पास होगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास आंसर। तो इसको ध्यान से देखो, वैसे अगर हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे फ्रिक्वेंसी का, एक फॉर्मूला और होता है, आप लगा सकते हो। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बाय प्लैंक कांस्टेंट इंटू n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है हमें 2.18 इंटू 10⁻18 और प्लैंक कांस्टेंट की, दोनों वैल्यू को पुट कर अगर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो हमारे पास ऑलरेडी कितना आएगा 3.289 इंटू 10⁻15। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.08 इंटू 10⁻15। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ सेकेंड लाइन इन लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम रिवर्क कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर इनवर्स। तो रिवर्क कांस्टेंट को हम आर मानेंगे, हमें वेवलेंथ निकालनी है, सेंटीमीटर में निकालनी है, और किसकी निकालनी है, लेमन सीरीज की सेकेंड लाइन की। तो बेटा जो लेमन सीरीज होती है हमारे पास, उसके लिए n1 की वैल्यू होती है 1 और n2 की वैल्यू कितनी होगी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमें उन्होंने सेकंड लाइन बोला, तो 2 से 1 क्या होगी हमारे पास फर्स्ट लाइन, और 3 से 1 हमारे पास क्या होगी सेकंड लाइन। इसका मतलब हमें सेकंड लाइन के लिए n1 को क्या मानेंगे हम 1 और n2 हमारे पास क्या आएगा 3। तो फॉर्मूला लगा दो रिवर्क कांस्टेंट का 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/λ, आर को आर ही रहने दो, एटॉमिक नंबर 1 होगा और 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/λ आर 1/1 1/9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/λ कितना आ जाएगा आर इंटू 8/9। तो उन्होंने वेव नंबर नहीं पूछा, हमें वेव लेंथ पूछा, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे 9/8r। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 9/8r। तो हमारे पास बी ऑप्शन 9/8r हमारा आंसर होगा। तो बेटा देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम विल एमिट मैक्सिमम एनर्जी। तो उन्होंने बोला हमारे पास कुछ ट्रांजिशन दी रखी हैं हाइड्रोजन की, तो किसमें मैक्सिमम एनर्जी, किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो एक हमारे पास है n5 से n4, एक है n4 से n3, एक है n3 से n2। ठीक है, तो हमें देखना है कि n5 से 4 पर ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर आएगा, या n4 से n3 पर आएगा। तो बेटा इसको हम ऐसे रख सकते हैं याद, अगर हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू, अगर हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, n1 n2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही कम होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा n5 और n4 है, फिर है n4 एंड n3 है, फिर n3 एंड n2 है। तो अगर n1 और n2 की वैल्यू ज़्यादा होगी एनर्जी डिफरेंस कम आएगा। अगर n1 एंड n2 की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो बेटा एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास ज़्यादा, तो वो क्या करेगा मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास n3 एंड n2 जो है सबसे कम वैल्यू है पूरे ऑप्शंस में, तो इसके पास डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें मैक्सिमम एनर्जी आएगी हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या होगा सी। ठीक है, ये तो हो गया ना ट्रिक के साथ कि ऐसे देख लो कि n1 और n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर कम आ रही है तो डेल्टा ई ज़्यादा होगा, मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा। लेकिन हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखो बेटा हमें एनर्जी निकालनी है। अगर मैं ए ऑप्शंस के लिए एनर्जी निकालूं, ठीक है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन n5 से n4 की तरफ जा रहा है, तो हम दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, n5 से n4 का। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा E4 माइनस E5 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर
13.6 इंटू जेड का स्केयर वाई एन का स्केयर माइनस, तो 5 के लेके आ जाएगी माइनस 30.6 इंटू जेड का स्केयर और एन का स्केयर। तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो जेड तो सेम ही रहेगा, 1 ही आएगा, माइनस 30.6 एन कितनी वैल्यू 4 के लिए, 4 का स्केयर कर दो, और 13.6 जेड तो 1 रहेगा, और 5 के लिए यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास बेटा जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.36। ठीक है, तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास 0.306 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अगर मैं बी ऑप्शन का सेम निकालूं N4 से N3, तो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 13.6। 4 के लिए, 3 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्केयर माइनस 13.6y, 4 के लिए कितना आ जाएगा, 4 का स्केयर। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर इसी तरह मैं सी ऑप्शन का निकालूं तो सी ऑप्शन बेटा देखो N3 से N2 जा रही है हमारे पास, तो हम सी ऑप्शन का निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा ई कितना आ जाएगा, माइनस 13.6, 2 का स्केयर माइनस 13.63 का स्केयर। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास माइनस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1.89। तो देखो हमारे पास एक ए ऑप्शन में 0.3 आ रहा है, बी ऑप्शन में 0.6 आ रहा है, सी ऑप्शन में 1.8। तो सबसे ज़्यादा डेल्टा ई किस में आ रहा है, हमारे पास सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लेमन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा हमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है बेटा, और किसके लिए पूछा हमें, लेमन सीरीज के लिए। तो लेमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, N2 की वैल्यू कितनी होगी, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो अगर हमको वो क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछते तो हम फर्स्ट लाइन को ऑलवेज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मानते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट। अगर वो शॉर्टेस्ट पूछेंगे तो शॉर्टेस्ट के लिए बेटा, शॉर्टेस्ट के लिए N1 की वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन N2 की वैल्यू ऑलवेज इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, N1 को 1 लेंगे और N2 को इन्फिनिटी लेंगे। तो वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूले में। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 109678। ये हमें रिवर कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो 1n का स्केयर 1/n2 का स्केयर, तो हमारे पास यहाँ पर z स्केयर आ जाएगा। तो 109678 z का तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, 1/इन्फिनिटी 0, 9678। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 109678/1। तो उन्होंने लैम्डा पूछा, तो बेटा ध्यान से देखो, हम इसको रिवर्स कर देंगे 109678। तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ 0.00000911। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो मैंने इसको मान लिया 91.7। तो हम 8 डेसिमल राइट साइड गए तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो वह कांस्टेंट की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर इन्वर्स था। जब हमने रिवर्स किया तो हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। तो हमारे पास कुछ आंसर ऐसा आ रहा है। तो बेटा देखो, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे हमारे पास, 10⁻⁻² मीटर। तो हम सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे, 10⁻² मीटर। 91.7 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻² मीटर। तो बेस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 91.911.7 इंटू 10⁻10 मीटर। और हम 10⁻10 मीटर को क्या लिख सकते हैं, ऑंगस्टोन। 991.7 ऑंगस्टोन, यही हमारे पास क्या होगा हमारा आंसर। तो चेकआउट करो 911.7 ऑंगस्टोन कौन सी ऑप्शन बन रही है। तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगी, 911.7 ऑंगस्टोन।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा है। इफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन न्यूक्ली आर ऑल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन सभी की वेलोसिटी तो सेम है, ठीक है, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है सभी की स्पीड इतनी है। देन वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल इन ऑर्डर, तो हमें वेवलेंथ बतानी है किसकी ज़्यादा किसकी कम। तो बेटा देखो वेवलेंथ किसकी इक्वल होती है, h इंटू मास बाई वेलोसिटी। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया सभी की वेलोसिटी सेम है, तो h कांस्टेंट, वेलोसिटी सेम, तो अल्टीमेटली जो हमारा वेवलेंथ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। मतलब जिसका मास हमारे पास कम होगा तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हमें क्या बताना है, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगी। तो बेटा देखो सबसे पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक हीलियम, हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है, और एक नियॉन दे रखा है। तो सबसे कम किसकी मास होगा, इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका मास होगा, हाइड्रोजन का, फिर किसका मास होगा हमारे पास हीलियम का, और सबसे ज़्यादा मास होता है हमारे पास नियॉन का। और जिसका सबसे कम मास होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर हाइड्रोजन, फिर हीलियम एंड नियॉन। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगी ये, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन आएगा, तीसरे पर हीलियम, और नियॉन का सबसे ज़्यादा मास होता है इसीलिए इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज एक्साइटेड एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट इज 4.4 इंटू 10⁻⁴ जॉल, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन। हमें वेवलेंथ पूछा है और हमें गिवन किया है बेटा एनर्जी डिफरेंस। ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4.4 10⁻⁴ जॉल। तो उन्होंने बोला वेवलेंथ निकाल दो, और हमें पता है जो एनर्जी होती है वो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास hc/λ। तो उन्होंने हमें लैम्डा पूछा, डेल्टा ही दिया हुआ, तो लैम्डा निकाल लेंगे, hc/ΔE आ जाएगा। तो h की वैल्यू पता हमें कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और एनर्जी कितनी दे रखी है 4.4 इंटू 10⁻⁴ जॉल। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻22 मीटर। तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो आंसर होगा हमारा 22। तो देखो बेटा यहाँ पर भी 4.52 आ रहा है, यहाँ पर भी 4.52 आ रहा है, तो हम पावर्स देख लेंगे। -22 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ फोटोन विद द वेवलेंथ इक्वल टू 1.54 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें उन्होंने क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि मास बताओ फोटोन का, वेवलेंथ हमें गिवन है। ठीक है, तो लैम्डा किसके बराबर होगा, h मास इंटू वेलोसिटी, और हमें मास निकालना है h लैम्डा इंटू वेलोसिटी आ जाएगा, और h की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1.54 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर देखो मीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो हमें पता 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास, 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर की जगह लिख देंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड, 1.54 इंटू 10⁻8। तो सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 10⁻2 मीटर, 3 इंटू 10⁻8 मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा नीचे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप सभी को कैलकुलेट करोगे तो बेटा देखो, अगर आप 6.62 को 1.54 को एंड 3 को मल्टीप्लाई करके 6.62 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो -34, जे प्लस माइनस था ऊपर जाके +8 बन गया, जे माइनस था ऊपर जाकर +2 बन गया, जे माइनस था प्लस था ऊपर जाकर माइनस बन गया। ठीक है, तो +8 -8 तो कैंसिल हो गया, -34 +2 कितना आ जाएगा हमारे पास इंटू 10⁻32। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आएगा 1.428।
ठीक है। तो हमारे पास यूनिट्स क्या आ गए, जॉल, मीटर, मीटर के नीचे क्या बन गए हमारे पास मीटर स्क्वायर, ऊपर था सेकंड, नीचे था पर सेकंड, तो दोनों बन गए पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.428 इंटू 10⁻32 किलोग्राम। ठीक है, तो यही हमारे पास होगा आंसर। तो देख लो कितना आंसर आ रहा है 1.428, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1.4285 इंटू 10⁻32 किलोग्राम। तो सी हमारा आंसर होगा। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इज़ 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक पार्टिकल है ए, उसकी वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। एंड द पार्टिकल ऑफ बी, तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला मास ऑफ पार्टिकल बी, तो मास ऑफ पार्टिकल बी कितना है 5 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल ए। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पार्टिकल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल एंड ए एंड पार्टिकल बी। हमें लैम्डा ए बाई लैम्डा बी, ये दोनों पार्टिकल्स की वेवलेंथ का रेशियो पूछा हुआ है। तो बेटा हमें पता है लैम्डा ए किसके बराबर होगा एच, मास ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ ए, और लैम्डा बी किसके बराबर होगा एच, मास ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी। तो दोनों की रेशियो निकाल लो, लैम्डा ए लैम्डा बी किसके इक्वल आ जाएगा एच, मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बाय एच, मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी। एच से एच कैंसिल हो गया, लैम्डा ए और लैम्डा बी किसके इक्वल आ गया, मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी, मास ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, तो हमें बताया हुआ मास ऑफ बी कितना है 5 इंटू मास ऑफ ए, तो लिख देंगे 5 इंटू मास ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 0.05, और हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ ए हमें नहीं दिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 0.1। ठीक है, ये हमें गिवन है बेटा। तो मास ऑफ ए कैंसर, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ए लैम्डा बी इक्वल टू 0.05 बाय 0.1 इंटू 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा ए लैम्डा बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 25/10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 5/2 आ जाएगा। मतलब हमारे पास लैम्डा ए लैम्डा बी की रेशो क्या आ जाएगी 5:2। ठीक है, तो बेटा यही हमारे पास होगा आंसर। तो 5:2 हमारा ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर विच ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, चारों का मास पता है, तो कहते हैं कि उनके लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोर सिग्निफिकेंट किसके लिए होगा। तो हाइजेनबर्ग क्या होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी एच वाई 4 पाई इंटू मास। तो बेटा डेल्टा एक्स और डेल्टा बी तो हो गया हाइजेनबर्ग, किसकी इक्वल होता है एच वाई 4 पाई एम। तो बेटा ध्यान से देखो एच की वैल्यू कांस्टेंट है, 4 इज़ कांस्टेंट, पाई इज़ कांस्टेंट। मतलब अल्टीमेटली जो अपना हमारा डेल्टा एक्स डेल्टा वी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब जितना मास हमारे पास कम होगा उतना हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होगा मोर सिग्निफिकेंट होगा, उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो बेटा हमें ऑप्शंस में निकालना है सबसे मास कम किसका है। तो ए ऑप्शन तो हमें गिवन ही दे रखा है, कितना है 9.11 इंटू 10⁻−30 किलोग्राम, और जो बी ऑप्शंस दे रखा है वो दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो हम बेटे इसको क्या कर लेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और सी ऑप्शन है 9.11 इंटू 10⁻24 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। तो आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻30 -24 -6 क्या बन जाएगा -30 किलोग्राम। और हमारे पास डी आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻28 किलोग्राम। तो देखो ए ऑप्शन भी यूनिट्स किलोग्राम, बी के भी किलोग्राम, सी के भी किलोग्राम, डी के भी किलोग्राम। तो सबसे कम वैल्यू कौन होगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है -31 किलोग्राम। तो हमारे पास बी का मास बी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, तो इसके लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब मोर सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल किसके लिए होगा, ऑप्शन नंबर बी।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 gram centimeter per second. The uncertainty in electron velocity is, तो हमें मास पता है, हमें मोमेंटम पता है, तो बेटा मोमेंटम हमें गिवन है कितनी 1 into 10 to the power minus 18, ठीक है। तो हमें मास भी गिवन है, मास कितना दिया हुआ है 9 into 10 to the power minus 28, तो उन्होंने बोला वेलोसिटी निकालो कितनी है, तो हमें पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू डेल्टा वी, तो हमें डेल्टा वी निकालना है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या आ जाएगा डेल्टा पी वाई मास, डेल्टा पी 10 to the power minus 18 और मास 9 into 10 to the power minus 28, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे 1.9 को डिवाइड करेंगे 10 to the power minus 18, माइनस 28 ऊपर जाकर प्लस 28 बन जाएगा, 1/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.11 आएगा और ऊपर 10 to the power 10 आ जाएगा, तो एक डेसिमल हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो -1 कर देंगे, 1.1 इंटू 10 to the power 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेकआउट करो 1.1 को अप्रोक्स हम 1 इंटू 10 to the power 9 लिख सकते हैं, तो बेटा चेकआउट करो 1 इंटू 10 to the power 9 हमारा किस ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो हमारा जो ए ऑप्शन बन रहा है 1 इंटू 10 to the power 9 हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन इज आवर आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी 0.005%, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास स्पीड गिवन है और स्पीड में एक्यूरेसी कितनी आ रही है 0.005%, तो उन्होंने पोजीशन की वैल्यू पूछी है कि सर्टेनिटी मतलब पोजीशन डेल्टा एक्स कितना होगा, एच की वैल्यू गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें गिवन है, तो हमें क्या फॉर्मूला पता होता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, एच वाई 4 पाई इंटू मास, तो हमें डेल्टा एक्स निकालना है बेटा, एच 4 पाई मास इंटू डेल्टा वी नीचे चला जाएगा, तो अब हमने क्या निकालना है, एच की वैल्यू पता, 4 की वैल्यू भी पुट कर दो, पाई की, मास की भी और डेल्टा भी, लेकिन हमें बेटा वेलोसिटी कितनी दे रखी है उन्होंने 600 मीटर पर सेकेंड और डेल्टा वी उन्होंने बोला क्या होगा 0.005% ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी पहले 600 का पहले 0.005% निकाल दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 0.005 इंटू 600/100, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.03 आ जाएगा। तो अब हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू पता कितनी होती है 6.6 इंटू 10 to the power -34 और हमारे पास 4 एज इट इज़ आ गया, पाई को 3.14 लिख देंगे और मास हमें गिवन है कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 to the power -31 और आगे हमें क्या गिवन है डेल्टा भी कितना है 0.03, तो इसको हम अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.92 इंटू 10 to the power -3 मीटर, यही हमारे पास बेटा क्या होगा आंसर। तो 1.92 इंटू 10 to the power -3 मीटर, तो देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, बी ऑप्शन 1.92 इंटू 10 to the power -3 मीटर। तो देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भी, व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, तो उन्होंने बोला कि कम से कम हमारी एन की वैल्यू क्या होगी कि हमारा जी ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो बेटा देखो हमें जी गिवन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो अगर हमारे पास L 0 होगा तो S ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर L = 1 होगा तो P होगा, L 2 होगा तो D होगा, L 3 होगा तो F होगा, L 4 होगा तो G, तो उन्होंने G दे रखा है, इट मीन्स L की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और L की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है हमारे पास n-1, तो L की जगह हम 4 लिखेंगे, n-1 तो n क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + 1 = 5, तो हमारे पास कम से कम n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, तभी हमारे पास क्या आएगा जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है बेटा। और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ये तो हो गया ना फॉर्मूले के साथ। अगर देखो बेटा हमारे पास उन्होंने बोल दिया कि n की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो l कितना होगा 0, तो s आएगा, g तो आएगा नहीं। अगर n 2 होगा तो l कितना होगा 0 एंड 1, अगर l 2 होगा 1 0 होगा तो s, l 1 होगा तो p, g नहीं आएगा। अगर l 3 होगा तो l कितना होगा 0 1 एंड 2, अगर l 0 तो s, l 1 तो p, l 2 तो d। अगर हम लिखें n 4 तो l क्या आएगा हमारे पास 0 1 2 3, l 0 s ऑर्बिटल, l 1 p, l 2 d, l 3 f। अगर हम n 5 लिखेंगे तो l हमारा क्या आएगा 0 1 2 3 4, l 0 s, l 1 p, l 2 d, l 3 f, l 4 g। तो जब हम n 5 लेंगे तभी हमारा g एग्जिस्ट करेगा, कम से कम वैल्यू। ठीक है, तो n अगर 6 ले लो, l क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, तो l 0 s, l 1 p, l 2 d, l 3 f, l 4 g, l 5 h। तो इसमें भी हमारा g आ रहा है, लेकिन कम से कम वैल्यू बोला उन्होंने, व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू। तो n की कम से कम वैल्यू अगर n होगी तभी हमारा g एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई n की वैल्यू 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा d। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लोट फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वेयर आर एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 2s ऑर्बिटल। तो हमारे पास 2s ऑर्बिटल दे रखा है उन्होंने, तो उन्होंने बोला इसमें से कौन सी शेप होगी, कौन सा करेक्ट प्लॉट होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए 2s के लिए। तो बेटा हम देखेंगे हमारे सभी ऑप्शंस में साई स्क्वेयर आर, साई स्क्वेयर आर, साई स्क्वेयर, साई स्क्वेयर दे रखा है। तो बेटा जो साई स्क्वेयर होगा, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्लियर, उसकी वैल्यू जो प्लॉट्स होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमारा सी में नीचे जा रही है 0 से वैल्यूज़, मतलब नेगेटिव जा रहे हैं, तो हमारे पास सी तो आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रेडियल नोड्स निकालेंगे बेटा। ठीक है, रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे, n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी 2, s के लिए l की वैल्यू कितनी 0 माइनस 1, तो हमारे पास रेडियल नोड्स कितनी आ रही है 1। तो हमने उसको टिक करना जिसके पास हमारे एक नोड आए। तो अगर हम d को देखें, इसके ऊपर कितनी नोड्स आ रही है मेरे पास 2 नोड्स, तो d भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो a में तो कोई नोड्स नहीं बन रही, तो b में हमारे पास एक नोड बन रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा b। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होगी, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में तो हमें हाईएस्ट एनर्जी पूछा है, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी बेटा, हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सभी के लिए n प्लस एल निकाल दो। ए ऑप्शन के लिए n और l की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, इन दोनों की n प्लस एल निकाल दो, कितना आ गया 5। बी के लिए n प्लस एल निकाल दो, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, कितना आ गया हमारे पास 6। और सी के लिए n प्लस एल की वैल्यू निकाल दो, तो कितना दे रखा है n 4 और l की वैल्यू 1 5। डी ऑप्शन में n प्लस एल निकाल दो, कितना दे रखा है n 5, l कितना 0 मतलब 5। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रही है 6, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल के लिए हमें क्वांटम नंबर देखने कौन कौन से आएंगे, मतलब n की वैल्यू देखनी है हमने, l की वैल्यू देखनी है, m की वैल्यू देखनी है और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देखनी है। तो n कितना होगा हमारे पास 4, अगर हमारे पास l होगा तो देखो बेटा अगर l 0 1 2, अगर l 0 होगा तो s, l 1 होगा तो p, l 2 होगा तो d, l 3 होगा तो f। तो उन्होंने f के लिए पूछा, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ध्यान से देखो कौन कौन सी ऑप्शन बन सकती है। तो हमारे ए ऑप्शन में n4 और l3 दे रखा है और सी ऑप्शन में n4 और l3 दे रखा है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगी, डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगी। ए और सी में कोई आंसर होगा। तो बेटा m की वैल्यू अगर हमारे पास l3 है तो m क्या हो सकता है हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3।
तो अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो हमारे पास m की वैल्यू +1 दे रखी है, तो +1 तो हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन में देखो उन्होंने +4 बोला। अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, तो m इनमें से आएगा -3 से लेके +3 तक, तो उसमें 4 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब स्पिन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ। तो देखो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और स्पिन पॉजिटिव हाफ। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा हमारा आंसर? ए ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्बिटल डेजिग्नेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर। हमारे पास n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू -2 और स्पिन कितना दिया हुआ है हमारे पास हाफ। तो उन्होंने बोला कौन सा ऑर्बिटल होगा। तो बेटा हमें ऑर्बिटल डेजिग्नेशन करने के लिए n की और l की वैल्यू चाहिए होती है। n कितना 4, l3 कितना होता है, अगर l 0 होगा तो s, अगर l 1 होगा तो p, अगर l 2 होगा तो d, अगर l 3 होगा तो f। l3 मतलब f, तो हमें क्या दिया उन्होंने 4f। अगर बेटा देखो l3 है तो m क्या हो सकता है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो उन्होंने बोला -2 तो -2 हो सकते हैं, तो स्पिन पॉजिटिव हाफ हो सकती है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4b, मतलब बी ऑप्शन होगा हमारे पास आंसर आएगा 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा अब हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन we accommodated in all orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1। तो बेटा n की वैल्यू क्या दी है 2 और l की वैल्यू azimuthal quantum number की 1। तो L2 मतलब p ऑर्बिटल, तो हमें 2p ऑर्बिटल में पूछा कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा p ऑर्बिटल में कितने हमारे पास, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3, एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2 और 3 में कितने आएंगे 6। तो हमारे पास p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा C। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कहते हैं कि जो हमें अरेंजमेंट दी हुई है 4, इसमें कौन परमिसिबल नहीं है, मतलब कौन ऐसा किस में नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो बेटा ए में देखो n = 5 तो l3, तो m कितना दिया हुआ है 0। तो स्पिन तो देखो सभी में पॉजिटिव नेगेटिव 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 ये तो हो सकते हैं, स्पिन को छोड़ दो। अगर हमारे पास n 5 होगा तो बेटा l कितना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर l 0 हो सकता है तो m 0 हो सकता है, सभी में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें m की वैल्यू -1, 0, 1, 1, इसमें -2, -1, 0, 1, 2, इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन उन्होंने बोला कि m 0 होना चाहिए, तो n 4 है तो हमारे पास l3v बन रहा है। अगर l3 है तो m की वैल्यू 0v बन रही है, तो स्पिन पॉजिटिव हाफ, मतलब ए तो परमिसिबल होगा। अगर मैं बी को देखूं, उन्होंने बोला n = 3, l = 2 और m = -3। तो अगर मेरे पास n 3 होगा तो l कितना होगा 0, 1 एंड 2। तो l 2 होगा तो m की वैल्यू कितनी होगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो बेटा जब हमारे पास l 2 होगा तो हमारे पास m की वैल्यू -2 से +2 तक जा रही है, -3 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास l 2 होगा तो m 3 नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सेकेंड अरेंजमेंट हमारे पास परमिसिबल नहीं है।